हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। उसके बदले कितनी तकलीफ और जहनी परेशानी आपने मुझे दी, उसका अंदाज़ा है आपको? बात ना पलटें, तोहफा निकालें। आज तक कोई तोहफा नहीं दिया आपने मुझे, तो तुमने कौन सा दिया है? और मत बोलो बेटा, वो मेरा भी है, मेरा भी कंट्रीब्यूशन भी था उसमें, दुरैत ने कहा। तो रुबैशा ने तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाया तो लाश पे दुरैत सिल्तानी का दिलकश कहकर गुंजा। क्या चाहिए है, बोलो। क्या ही था कि अगर आप एक अच्छे रोमांटिक शोहर की तरह आंखें से पूछ लेते लेकिन नहीं, आपको तो अपनी कंट्रीब्यूशन गिनवाने की पड़ी है। वो बोली, सब है आपके पास। जब मुझे कुछ महसूस हुआ कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है तब दिलवा दूंगा। और अच्छे रोमांटिक शोहर की तारीफ क्या है आपके नज़दीक? है उसे हंसा में लेता हुआ संजीदा सा बोला। छोड़े, आपने कौन सा बन जाना है वैसा? रुबैशा ने नाक बसोड़ा। आगे तो जैसे मैं आप पर जुल्म करता हूँ ना, औरतें होती ही नाशुक्री हैं। तुरंत ने दहाई दी। नाशुक्री नहीं हूँ मैंने औरत भी कहा है आपको? दुर्योधन ने से बाबा करवाया। औरत ही हूँ मैं, लेकिन नाशुक्री नहीं हूँ, समझे आप? वो उठ खड़ी हुई। अच्छा यार, मान लिया, कहाँ जा रही हो? यहीं बैठो, खाना लेने। कब का खाया हुआ है आपने? एहसास है आपको? वो गुस्सा होती हुई बोली और किचन में घुस गई। वो मुतमिन था उसकी जिंदगी में वाहिद हलश भी आज दूर हो गए थे। खाना खाने के बाद दुर्योधन ने उसे पास बिठाते हुए न जाने क्या क्या बातें की थी। वो तब चौंका जब हासिल के रोने की आवाज़ सुनी। उसे भी अभी रोना था। उसने मुंह बनाते हुए कहा तो रुबैशा ने हैरत से देखा, जहाँ चंद लम्हे पहले वो उसे भूखा रखने पर डांट रहा था और अब कहाँ उसके रोने पर वो बदमजा हुआ था। खुदा का खौफ करे। दुर्योधन ने दहाई दी और फौरन अपने बेटे को गोद में लिया। ये मेरा वक्त था बीबी, जो उसने ले लिया। वो कुर्ते हुए मुस्लिम नाराजगी से अपनी जगह पर लेट गया। तोबा है, आपको ही तब से वक्त दे रही हूँ मैं, और अभी सो जाए मेरा बेटा। और अभी सो जाएगा मेरा बेटा। और वाकई वो 10 मिनट में सो गया था। देखो, उसे भूख लगी है, वो फिर से अंगूठा चूस रहा है। तुरंत उसकी तरफ ही मुतवज्जो था। उसकी गोद में मेरे बेटे को देते उसने ये मंजर दिल में कैद किया था। उसकी दुनिया मुकम्मल थी। नहीं, आदत है, छूट जाएगी। रुबैशा ने उसका अंगूठा मुंह से निकाला और अगले ही लम्हे हासिक दुरैत सिल्तानी ने कमरे को सैप उठा लिया था। अपने रोने थे। रुबैशा ने दुरैत को गुरा जो मसनूम बना हुआ हाजू को उसे थामकर अब कमरे में यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। उसके सोने पर उसे लटाते वो अपनी जगह पर आया। उसे देखा जो उन्हीं ही देख रहे थे। थक गए हैं, कुछ छुट्टियां ले लें। रुबैशा ने उसकी शर्ट के ऊपरी बटन को बंद करते हुए कहा, थक तो गया हूँ, और ये थकावट बस एक इंसान इस दुनिया में उतार सकता है। उसने कहते हुए रुबैशा को देखा, उसकी गोद में सर रखा। रुबैशा ने झुकते हुए उसके माथे पर लब रखे। देर थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ गूंजी, वो माम, वो औरत जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। वो आप अपने घर पर, मुझ पर और अपने बेटे पर ध्यान दे बस, उसने कहा। तो रुबैशा ने गहरी सांस पड़ी। अगर वो कह रहा था तो यानी ये उसका मसला नहीं है, तो वो खुद ही हैंडल कर लेता। शाम को वो अपनी मीटिंग पर चला गया तो मन्नत घर में यहाँ वहाँ चक्कर काटने लगी, अपने फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करने लगी जब इसे एक नंबर से फ़ोन आने लगा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस तब्रेशा, किसी लड़की की आवाज़ थी। वालेकुम सलाम, पहचाना नहीं मुझे? नहीं, मेरा नाम है ग्रामी साड़ा। आप पहचाना? शायद तुम्हें इल्म नहीं, तुम्हारे शोर की होने वाली बीवी हूँ मैं। होने वाली हो नहीं गई ना, हो गई तुम। मन्नत उसके पाप पर मुठियाँ बीचते हुए कहा, हा हा हा, इंसान हार देख कर ऐसे ही बौखला जाता है। अच्छा मजा था मिस साड़ा, लेकिन याद रखिए आप जैसी 10 सारा को भी मेरा शोर देखना पसंद ना करे। सारा ने हनकोरा बड़ा। मंगनी की है उसने मुझसे, तमसहराना अंदाज था। ठीक है, हिम्मत है तो मिस्टर तब्रेज शाह के सामने जाएं और पूछे कि तुम या मन्नत शाह। उसका अंदाज चैलेंज लिए हुए था, और अगर उसने मुझे चुना तो मर कर भी नहीं। तब्रेज शाह मन्नत शाह पर किसी को फोके दे ही नहीं सकता, पुरयकीन ले जाता। तुम्हारी गलत फहमी है सारा चाहिए। आवाज़ आसा रखो। रुको, लगता है कि मेरा शोर गाड़ा गया है। सुनना उसके अल्फाज और गैरत हुई ना तो दोबारा मुड़कर हमारे घर पर नजर न डाला। अस्सलाम वालेकुम। मन्नत ने उसके पास जाते हुए कहा। वालेकुम सलाम। तब्रेशा ने उसे साथ लगाते उसके बालों पर बोसा दिया। मैं कैसी लग रही हूँ, ये पूछने की जरूरत क्यों महसूस हुई तुम्हें? मेरी आंखों में सताइश नहीं देखी तुम्हें? तब्रेशा उसका गल से बिल्कुल अनजान था, उस काल से बिल्कुल अनजान था। शाह? मन्नत शाह या कोई और? क्या हो गया है मन्नत, बताएं तो। हर बार मन्नत तब्रेशा तुम ही बस। खुश, खाना लगाओ, मैं आ रहा हूँ। वो कहता उसके बाल बिगाड़ता चला गया। मन्नत ने फोन दोबारा कान से लगाया। मुझे उम्मीद है तुम सब सुन चुकी होगी। वैसे मैं अपनी जाती जिंदगी को लोगों से शेयर करना पसंद नहीं करती, लेकिन यह जरूरी था। यू बीच जबान संभाल कर और दोबारा कॉल मत करना। मन्नत ने कहते हुए कॉल काट कर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और अंदर की तरफ बड़ी जान से तब्रेशा की तेज आवाज आने लगी थी। मैं शादी नहीं करूंगा, ना आज ना कल। वो दारा यकीनन फोन करने वाली हस्ती उसका बाप था। उसका अंजाम जानते हो तुम? मुझे धमकाए मत। और मन्नत के आते वो खामोश हुआ, लेकिन मन्नत पास आकर खड़ी हुई गई तो उसे हंसा में लेता हुआ अपना गुस्सा काबू करने लगा। ना रखे कोई रिश्ता, वो सर्द आवाज में बोला। तो मन्नत ने उसका हाथ थामा, जैसे उसे रोकना चाहो। तुम्हारी माँ से भी कोई रब्ता नहीं रहेगा। शाहनवाज गलत इंसान को आजमाना चाह रहे थे। माँ? वो माँ
جس نے مجھے پیدا تو کیا لیکن کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، میرا حال نہیں پوچھا، صرف آپ کے اور پیسے کے پیچھے رہی وہ۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ دونوں سے، سمجھے آپ؟ اور بچہ نہیں ہوں میں، یہ دھمکیاں مجھے مت دیا کرے۔ یاد رکھے اتنا بڑا امپائر خود کھڑا کیا ہے میں نے، جس کا پروفٹ زکات کی طرح ملتا رہا ہے آپ کو۔ اتنا میرے زور بازو میں دام ہے کہ میں آپ سے لڑ سکتا ہوں، لیکن صرف لحاظ کیا۔ لیکن آپ ہاتھ سے بڑھ رہے ہیں، جو کر سکتی ہیں کریں۔ فون کاٹ کر اس نے گہرا سانس پڑا، شاید اب وقت آ گیا تھا خود کے لیے لڑنے کا۔ اگر وہ جو نام کے والدین تھے انہوں نے اسے ساری زندگی کو ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج وہ اس کی پرواہ کر کے اپنی ذاتی زندگی اور قلبی سکون کو کیوں کر تباہ کرتا۔ لیکن وہ باسط کے درے سے ملنے آنے کا انتظار کرتی رہی، اور جب وہ آتا تو چہکتی یہاں سے وہاں پھرتی رہتی۔ یہ بات درے تو نہیں، لیکن باسط سے آہستہ آہستہ جانے لگا تھا۔ تبھی اسے رباشہ کے ساتھ ہوئی بھی انہونی کا پتہ چلا۔ اس نے رباب کو مہرا بنایا، لیکن وہ خود بھی ان جذبوں سے واقف ہو گیا تھا جس میں رباب پور پور ڈوبی تھی، لیکن یہ بات وہ نہیں مانتا تھا۔ تو پھر اس نے رباب کو رباشہ کی وجہ سے ناکام میں لیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ سب بھول کر رباب میں کھو گیا تھا۔ اس لیے اس نے اس کی فاسد دوستی پسند نہیں کی تھی۔ سب یاد کرتے وہ دونوں مسکرا رہے تھے۔ باسط اسے اس کی حرکتیں بتا رہا تھا جو ماننے سے انکار تھی، لیکن اس کے گال بکھرتے ہوئے گال اس بات پر ثبوت تھے کہ وہ یہ سب کر چکی ہے۔ باسط نے اس کے بالوں پر لب رکھا تو اس نے خود میں سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ کھانا کھاتے باسط نے اسے سونے کا کہا اور خود کام کرنے لگا، لیکن وہ وہیں پر بیٹھی تھی اس کے پاس، کیونکہ اب نیند نہیں آئی تھی۔ باسط چلے باہر چلے ہیں؟ بالکل نہیں، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا چلے پھر، مجھے فرائز کھانی ہے۔ اٹھے، اب تم ٹھیک ہو جاؤ، بنا لو، اس نے مصروف سے انداز میں کہا۔ رباب سے دیکھا جو کچھ پہلے کتنی تیمارداری کر رہا تھا، اور اب وہ اٹھی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ پھر دماغ میں خیال آتے اس پر عمل کیا۔ وہ لڑکھڑاتی نیچے گرنے لگی، لیکن اسے تھام گیا تھا۔ نظر نہیں آ رہا، کام کر رہا ہوں، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ باسط نے سخت نگاہوں سے گھورا، وہ جان گیا تھا اس کی ڈرامے بازی کو۔ فرائز بنا لیتے ہیں، رباب نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ تو باسط اپنا لیپ ٹاپ بند کر کے آیا، اس کی بیوی کا اس کا وقت چاہتی تھی، اور پھر وہ فرائی کرنے لگا۔ کاٹ کر رباب نے دے دی تھی، اور پھر انہوں نے مووی دیکھی تھی، اور باسط وہیں اس کے کاندھے پر سر رکھ کر سو گیا۔ رباب نے اس کو دیکھا، اور مووی جو کہ وہ ابھی آدھی بجی تھی اس نے منہ بسوڑا۔ پوری دیکھ کر سو جاتے، لیکن اب کل پر ڈالتے اس نے سب بند کیا کہ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باسط اٹھے، اندر چل کر سوئیں۔ اسے باسط کو اٹھایا تو وہ اندر چلا گیا، لیکن وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی فون پر لگے۔ رباب، وہ سوچ جاگی کہ آفف نے کبھی کتنی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ تھی کہ آ ہی نہیں رہے تھے۔ جی، وہ اٹھ کر اندر گئے جو نیند سے بڑی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورا تھا۔ چلو آؤ سو جاؤ۔ نہیں، ابھی میں فون دیکھ رہی ہوں، آپ سو جائے، اس نے کہتے ہوئے باہر جانا چاہا۔ واپس آؤ یار، باسط نے ضد چتے ہوئے کہا۔ وہ یہ بات کبھی کہتا نہیں تھا، لیکن رباب کو خود سمجھنی چاہیے تھی کہ اس کے بغیر نہیں سوتا۔ اوف باسط، رباب نے کہتے ہوئے پیر پٹ گئے اور آ کر لیٹ گئے اور فون پر سکرولنگ کرنے لگی، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ فون کی روشنی باسط کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ باسط نے اس کے ہاتھ سے فون پکڑا اور اپنے پیچھے رکھا اور اسے ہاتھ میں لیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ کی بہت تیز لہجے میں بولی۔ باسط نے اس کے گال پر لب رکھے اور اس کے بالوں پر چہرہ چھپایا۔ میں سو جاؤ، پھر استعمال کر لینا، لیکن باہر جا کر نہیں، یہیں کرنا۔ باسط نے کہا تو وہ خاموش ہوگی، اپنی گردن پر اس کی سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے مسکرائی، اور پھر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، اور اس کے سونے کے بعد بھی فون نہ اٹھایا کہ اب سب بیکار تھا جب وہ سامنے تھا، پاس تھا۔ اس نے رپورٹس اکٹھی کر لی تھی۔ تبریز کے باپ حالد شاہ نواز کا نام سرفرست تھا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اس کی ماں کا تبریز کے باپ سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسرا، پروین حق ربیشہ کی ماں کا بھی کوئی سراغ نہ تھا۔ اسے ڈھونڈا جا رہا تھا، لیکن اب تک ناکامی ہی ملی تھی۔ اسے ربیشہ کو تو تسلی دے کر مطمئن کر دیا تھا، لیکن خود وہ حد درجہ متفکر تھا حالات کو لے کر، کیونکہ حالات تھے کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سر، اس عورت کی لوکیشن ہم ٹریس نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک کام تم لوگوں سے ہو نہیں پا رہا، ایک قیدی نہیں پکڑ پا رہے تم لوگ۔ سر، ہمارے مطابق کوئی اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کا بیک مضبوط ہے، اس وجہ سے وہ اب تک چھپی بیٹھی ہے۔ اسے جہاں دیکھا جائے مار دیا جائے گا، یہ میرا آرڈر ہے، اور دو دن ہے تم دونوں لوگ کے پاس، نکالو اسے۔ جی سر، تبریز کو فون کرتے اس نے تھانے آنے کا کہا تھا، اور اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ وقار حسین کا قتل ہوا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ تبریز اس کو دیکھا۔ کیا تم جانتی ہو ان کا قتل کس نے کیا؟ نہیں، میں سے کیسے جان سکتا ہوں؟ حالانکہ میں نے بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کا کوئی بھی ہاتھ ہوا نتیجہ نہیں نکلا تھا، اس لیے میں نے یہ کیس تمہیں ہینڈل کرنے کو کہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ قاتل کا تم سے خاص رشتہ ہے، پھر؟ 2 دن سے قریدا، نہیں تو اس کے باپ کے ساتھ اس کے کیسے تعلقات تھے وہ واقف تھا۔ دریز سیدھے طریقے سے بتا، تمہارا باپ قاتل ہے وقار حسین کا، اس نے کہا تو تبریز شاہ پر سختہ چال دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم جانتے تھے وہ دشمن تھے ایک دوسرے کے بزنس میں؟ ہاں، لیکن یہ یک طرفہ دشمنی ڈیڈ کی طرف سے تھی، وہ تو جانتے بھی نہ تھے کہ میرا باپ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بری خبر تمہاری منتظر ہے، اس نے کہا تو تبریز شاہ کا دل دھڑکا کہ اس سے برا کیا ہوتا ہے کہ اس کا باپ قاتل تھا۔ میری ماں کو تمہارے باپ نے مارا تھا۔ دھڑیت، سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہاری والدہ کو کیسے جانتے تھے ڈیڈ؟ کالج کے زمانے سے،
लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। तबरेज़ हद दर्जा उलझ गया था इन सब में, लेकिन ये कड़ियाँ दुरेद सुलझा चुका था जिसने दिन रात लगाए थे इन केसेस पर। मेरी माँ को तुम्हारा बाप पसंद करता था, लेकिन बाबा तुम्हारे डैड की नीयत के बारे में जान गए थे, इसलिए उन्होंने मेरी मामा से निकाह कर लिया। तुम्हारे बाप को यह हार्ट बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने कई बार मेरी माँ को धमकाया कि वो बाबा से अलग होकर उनसे शादी कर लें, क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं जानते थे कि मेरे बाबा उनके बारे में जान गए थे। मेरी माँ नहीं मानी और एक दिन जब तुम्हारा बाप मेरे बाप से मिलने के बहाने या यह जानते हुए कि वो केस के सिलसिले में यहाँ पर नहीं है, वो आए और उन्होंने मेरी माँ को अपनी, वो कह ना सका लेकिन तबरेज़ शाह समझ गया था। सबको लगा कि मेरी माँ ने खुदकुशी किया, लेकिन यह गलत है। वो वहाँ से निकलना चाहती थी। मेरे बाबा को फ़ोन कर दिया जब तुम्हारे डैड ने उन पर हमला किया। हमले का मकसद उन्हें फ़ोन से हटाना था, लेकिन हमला शदीद था, इसलिए वो सर्वाइव ना कर पाए। दुरैद की आवाज़ हल्की हुई तो तबरेज़ ने सुर होती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसका बाप सुतेला ही सही, लेकिन उसे कितना शर्मिंदा कर गया था। वो कैसे अब मन्नत और दुरैद से नजर मिला पाता। वो मन्नत के डैड, तुम्हारा बाप कब से जानता है कि मन्नत तुम्हारे निकाह में है? एक और धमाका। नहीं, हाँ, अब से नहीं, तब से जब वो तुम्हारे साथ रह रही थी। तबरेज़ शाह का वजूद जलजलों की जद में था। वो इतना बेखबर रहा था। वो कॉलेज के ज़माने से तुम्हारी मुहब्बत करवाती आ रहे हैं। वो खुश थे जब तुमने मन्नत को ट्रेप करना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद के जो भी हालात हुए थे उन्हें अंदाज़ा हो गया था। क्या उमर का साथ और तालिया का भी उन्होंने छुपा कर रखा था? ये मैं किसी वसूल से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है। अब आगे क्या करना है? मुझे कुछ वक्त दो, मैं कुछ करता हूँ। तबरेज़ ने कहते हुए उसे देखा, जो खुद भी मुतफक्कर नजर आता था। सब ठीक हो जाएगा। दुरैद ने तो तसल्ली दी। वो जानता था कि वो तबरेज़ शाह है। बेशक कुछ हक़ाइक़ से वो अनजान था, लेकिन अब मज़ीद नहीं। मैं चाहता हूँ कि अब डैड को ये भनक ना लगे कि हमें सब पता चल गया, लेकिन वो कभी भी तुम्हें और मन्नत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। दुरैद ने कहा, मैं ध्यान रखूँगा। उसने कहा तो दुरैद ने सर हिलाया तो खामोशी छा गई। साले, वैसे बुरा दोस्त बनता है, मेरा बेटा तक देखने नहीं आया तू। साले, वैसे बड़ा दोस्त बनता है, मेरा बेटा तक देखने नहीं आया तू। दुरैद ने माहौल का हशाश पशाश करना चाहा। मन्नत मत भूल, हस्पताल मौजूद था मैं। तबरेज़ ने उसको गुड़ा, बड़ा एहसान अजीम किया है तुमने मुझ पर, और मन्नत को कब लाएगा रुबैशा से मिलवाने? भाभी बोला। तबरेज़ शाह ने कहा तो दुरैद का क्या गूंजा। अपनी छोटी बहनों के नाम नहीं लेता मैं। दुरैद ने कहते हुए चिड़त में मुस्कुरा दिया। जल्द ही मुलाकात होगी, जब हम दोनों सब सेटल कर चुके होंगे ना? तबरेज़ ने कहा तो दुरैद ने उसे गले लगाया और बादल के साथ मुंह सीधा कर, बहुत हो गया तेरा, तू इस मामले में मत बोल। तुझे नहीं पता, सब मालूम है मुझे, और जो कह रहा हूँ ना वो कर। तबरेज़ ने संजीदगी से कहा तो दुरैद ने सर हिलाया। आज दुरैद मीटिंग के बाद उलझ गया था, परेशान था बेहद, और ऊपर से शाहनवाज की कॉल। तैयार हुई हो? कुछ लम्हे तक खुद पर काबू पाने के बाद इस्तफसार किया गया। मैंने सोचा हम बाहर जाएंगे, कुछ मुझे चीज़ें भी चाहिए थी। क्या चाहिए था? मेरा कार्ड होता तो है तुम्हारे पास, मंगवा लेती। और जो, हाँ हाँ मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने लाखों उड़ाए हैं आपको। हाँ हाँ हाँ, ये मैंने नहीं कहने वाला था, लेकिन हम बाहर फिर कभी जाएंगे। अभी खाना लगा और मूवी देखते हैं। उसका मूड बढ़ जाने वाला नहीं था, वो भी समझ गई थी। लेकिन मेरी इतनी तैयारी का क्या? पहले भी तुमने मुझे दिखानी थी, अब भी। वो ज़रा खाना खा लो, फिर फुर्सत से आपके हुस्न को सहराएंगे। उफ शाह, मर्द देखते हुए गालों से कहा तो उसके गालों पर झुका। बिल्कुल नहीं, आपने मेरे गालों को कॉटन कैंडी समझ लिया है, हर बार खाने लग जाते हैं। वो हाथ धरती बोली तो वो संजीदा हुआ। आंखें शरारत से बड़ी हुई थी जो वो देख ना सकी। उसको संजीदा होता हुआ देखकर फौरन से हाथ उठाए और एड़ियां ऊपर करते हुए अपना गाल उसके सामने किया। अब मुझे ये कॉटन कैंडी नहीं चाहिए, उसने कहते हुए उसके बाल गर्दन से हटाए तो मन्नत ने थूक निकला। फिर क्या चाहिए? तबरेज़ ने झुककर उसकी गर्दन पर अपनी नाक से हिलाई और गहरा सांस भरते हुए पीछे हटा। उस लम्हे सब भूल गया था उसकी मन्नत से बेपनाह मोहब्बत की एक वजह यह भी थी कि उसके करीब रहते वो हर फिक्र से आज़ाद रहता था। तुम्हारी खुशबू अच्छी नहीं है, मैंने अभी लगाई नहीं है, लगा कर आती हूँ। वो जल्दी से बोली, तुम्हारी यही खुशबू मुझे पसंद है। वो कहता उसकी आंख में देखने लगा तो वो मुस्कुराए। परेशान है? हाँ थोड़ा सा। क्यों? तुम्हें बहुत कुछ जानना है मन्नत, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जब इन चीज़ों का सामना करो तो याद रखें तबरेज़ शाह को तुमसे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। मैंने अगर वो सब तुम्हें नहीं बताया तो उसके पीछे कोई वजह ज़रूर होगी। आपको मुझसे सच में मोहब्बत है? वो बाकी सब कुछ फरमोश कर गई थी, शायद उसे सुना भी नहीं था बाकी सब। तुम्हें क्या लगता है? हर बार का जुमला दोहराया गया। उफ शाह, प्लीज़ बताए तो। तुम पागल हो क्या? तुम्हें ये सब बताना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि तुम इतने अरसे में जान नहीं पाए कि तबरेज़ शाह तुम पर जान क्यों देता है। उसे घूरने लगा जो अनजान बन रही थी। ओके ओके, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहले ही कहती थी। खाना लाऊं? बिल्कुल। वो जाने लगे तो तबरेज़ शाह ने उसे खींचते हुए वापस अपने सामने किया। कोई भी हालात हो तो मुझ पर यकीन रखोगी, समझ रही हो ना? तुम्हारी आंखों में मुझे खुद के लिए इतनी सी भी बेतबारी दिखी तो जान से मार दूंगा तुम्हें, और मैं संजीदा हूँ बेहद। मन्नत ने तेजी से सर हाँ में हिलाया तो तबरेज़ शाह ने उसके माथे को चूमते से छोड़ दिया। सरो, वो कहते हुए भाग गए तो वो भी नफी में साइल लाते हुए वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया।
सुबह वो उठी और फौरन उसके लिए खाना तैयार करने लगी। तबीयत उसे अभी फिर से अजीब सी महसूस हुई थी, लेकिन उसे ज्यादा ध्यान न दिया। बासत भी तैयार होकर नाश्ते के लिए आया। उसके माथे पर अदरक का बुखार नहीं था, इसलिए मुतमिन होता हुआ बैठ गया। आज क्या बनाऊं? रुबाब ने अपने हल्के चकराते साग को संभालते हुए पूछा। कुछ भी बना लेना, हल्का सा। खिचड़ी बना लेना, तुम्हारा बुखार भी उतरा है, मैं भी वही खा लूंगा, उसने कहा तो उसने साड़ी लाया। चाय? बासत नाश्ते के बाद चाय पीता था, इसलिए वो उठी और लड़खड़ाती, लेकिन बासत ने उसे घूर कर देखा। रुबाब ने हैरानी से देखा कि जब उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसे घूर रहा था। मैं तुम्हारी ड्रामेबाजियां जानता हूँ रुबाब, कल भी तुमने ऐसा मेरी तवज्जो के लिए किया था, लेकिन इस वक्त मुझे ऑफिस जाना है, वो मसरूफ से अंदाज में बोला। रुबाब को बुरा लगा, लेकिन नजरअंदाज कर गई कि इस वक्त उसका चकराता सर कुछ भी उसे करने न दे रहा था। वो चाय डालकर वापस आई और फिर टोस्ट पर बटर लगाते खाने लगी, लेकिन एक यकदम मतली आने पर वाशरूम में भागे। आपकी बड़ा बासत भी परेशान होता उसके पीछे गया था। क्या हुआ? बस दिल खराब हो गया था अचानक। तो नहीं खाओ बटर, कुछ और खा लो। बासत ने उसके हाथ को थाम कर वापस लाकर बैठाया। आज आप छुट्टी कर ले, रुबाब कल भी नहीं गया था, तुम्हें मैं दुआ दे देता हूँ, आराम करो, और अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी तो। रबाब को सब अजीब सा लगा था। तो मुझे फोन कर देना, मैं फौरन आ जाऊंगा, उसने कहा। तो रबाब ने हामी बढ़ी। मुझे बेइयों के घर भी जाना है, उसने कहा। तो बासत ने गहरी सांस भरी। अभी तबीयत तुम्हारी बेहतर हो जाए तो मैं छोड़ आऊंगा, अभी जाऊं अंदर। तो रबाब ने साह हिलाते हुए निकल गई। बासत वहीं पर बैठा सोचता रहा। आज वापसी पर उसे सप्ताह जरूर चेक करवाने के लिए सोचने लगा था। उसे एक नजर देकर निकल गया। रुबाब सोने की कोशिश की, जो कि बेकार लगी। दोबारा मजीद उसे मतली हुई थी, लेकिन उसने बासत को फोन नहीं किया था। उसे शदीद भूख लगी थी, लेकिन कुछ भी उसके हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। वो अपनी हालत कुछ समझ नहीं रहे थे। आ उस अपने हामते हुए अपनी जगह पर बैठते हुए रुबाशा का नंबर मिलाया, जो उठा लिया गया था। भाभी कैसी हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बस ठीक हूँ। शायद। हाजिर कैसा है? ठीक है, सोया हुआ है। तुम आई नहीं, अपनी पुप्पो का इंतजार कर रहा था वो। रुबैशा सब भूल गई थी। वो रिश्तों में नाराजगी के हक में ना थी, और इसका सुनने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि अगर वो मुजरम ना थी तो कसूरवार रुबाब भी ना थी। शायद अगर रुबाब की जगह वो होती तो वो भी अपने भाई पर ही यकीन रखती। इन दोनों बहन भाइयों की यही मोहब्बत भरा अंदाज उसे पसंद था, क्योंकि बासत भी उसका ऐसे ही ध्यान रखता था। दुरेद घर गया तो हाजिर सो रहा था और रुबैशा कमरे में ना थी। रुबैशा, रुबैशा, क्या हो गया है दुरेद? आहिस्ता बोले, इतनी मुश्किल से सोया है वो। कहाँ थी? खाना देखने गई थी, बना है या नहीं? आपके आने का वक्त हो गया था, तो मेरे आने पर आप मेरे लिए खाना लेने नहीं मेरे सामने मिले। आइंदा से वो संजीदगी से बोला और वॉशरूम में बंद हो गया। रुबैशा ने उसका संजीदा अंदाज देखा और उसके कपड़े निकालने लगे। खाना खाते भी वो खामोश रहा था और बादशाह ने उसे छेड़ा नहीं। और फिर जब वो जाकर लेट गया तो बादशाह से देखती वही कौच पर बैठकर साला उठा गई। सोना नहीं है? नहीं, अभी नींद नहीं आई, लेटो आकर फौरन। आज उसके हर लफ्ज में ही संजीदगी थी। वो फौरन आ गई। इस वक्त उसे गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। क्या हुआ है? कुछ पल की खामोशी के बाद बादशाह ने पूछा। कुछ नहीं, दुरेद ने कहते दूसरी तरफ रुख कर लिया। तो बादशाह समझ गई कि वो कुछ परेशान है। उठकर बिस्तर से उसकी तरफ जाने का सोचा। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैं कह रहा हूँ कि सो जाओ? हाजो को अभी डिस्टर्ब कर रही हो। आपका बेटा नहीं, लेकिन आप जरूर डिस्टर्ब हैं। रुबैशा की तरफ आकर उसके पास लेटते हुए देखते हुए बोली। रुबैशा, अभी मेरा बात करने को बिल्कुल दिल नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कोई बात करने मुझसे, तो बदल जवाब आया। तो यहाँ क्या लेने आई हो? मेरा बेटा है, मुझे यही सोना है, इसने कहा। देने सत निगाहों से उसको घूरा, लेकिन वो आंखें मूंद गई। कल आप और हाजिर यहाँ से चले जाएंगे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो बोला तो उसने हैरान होते हुए आंखें खोली। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। लेकिन कहाँ? रबाब और बासत के पास, या तब्रेज और मन्नत के पास, उसने कहा। आप साथ जाएंगे? व्हाट अ सिली क्वेश्चन रुबैशा दुरेद। मैं आगाज में ही वादा कर चुका हूँ कि आप और हाजिर, मैं नहीं जाऊंगी ना मेरा बेटा। मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। कल मैं थाने जब चला जाऊंगा, उसके बाद ड्राइवर आएगा। मैं बता चुकी हूँ आपको दुरेद, मैं या मेरा बेटा इस घर से नहीं जाएंगे। उसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। सख्त अंदाज था। मुझे वजह बताएं, वक्त आने पर बता दूंगा, और ये आप लोगों की हिफाजत के लिए कर रहा हूँ, और ये बात याद रखिए। लेकिन हम अपने घर के अलावा कहीं भी सेफ नहीं है आपसे दूर। रुबैशा अपनी जिद पर रही थी। सो जाओ, और याद रखना तुम दोनों को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दुरेद से साथ लगाते उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए कहा। पर श्श, आवाज ना आए मुझे तुम्हारी। वो जो थका हुआ था सो गया, लेकिन रुबैशा कितनी ही देर उठी रही थी। इन्हें खतरा था, लेकिन किससे? उसकी माँ इतनी सिक्योरिटी में कैसे आ जाती है? क्या दुरेद को किसी और से खतरा था? अगर ऐसा था तो उसे छोड़कर नहीं जाएगी। उसने फैसला किया जिसकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाला था, यकीनन। वो सो गया तो मन्नत कई लम्हे सो देती रही। उसके साथ खुश थी, बेहद खुश। तो मान लिया आपने कि आपको मुझसे मोहब्बत है, लेकिन वो सब क्यों कहा? क्या कुछ ऐसा है जो मेरा जानना जरूरी है और आपने मुझे अब तक नहीं बताया? वो सोचने लगी और सोचते सोचते उस पर मेहरबान हो गए। सुबह मामूल के मुताबिक थी। तबरेज को नाश्ता देकर वो अंदर गई, जहाँ पर साइड मेज पर पड़ा उसका फोन बज उठा।
उफ, सुबह सुबह किसको मुसीबत पड़ गई। हेलो, मन्नत तब्रेशा जी, आप कौन। उमर बात कर रहा हूँ। कौन उमर? आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था, याद है? जैसे तब्रेशा ने आपकी बनी हुई असाइनमेंट दे दी थी। ओह जी, मुझे याद है। आप कैसे हैं और कैसे फ़ोन किया? क्या आपके पास शाह का नंबर नहीं है? वो कंफ्यूज होती एक साथ ही सारे सवाल कर गए। तुम शाह की बीवी हो? महालव का अंदाज बदला था। जी। तुम हो छो उसके साथ? ये कैसा सवाल है? और आपका मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब उसे गुस्सा आया था। बिना जान पहचान के वो शख्स अजीब गुफ्तगू कर रहा था। जो पूछा है वो बता। आपका दिमाग खराब है? फ़ोन रख रही हूँ मैं। तुम्हारे शोहर पर एक जिंदगी का कर्ज है, कैसे उतारूंगी? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारे शोहर ने मेरी बहन को धोखा दिया आज से कई साल पहले। और क्या बकवास है ये? बकवास ये नहीं है, बकवास वो सब है जो तुम्हारा शोहर तुम्हें आज तक कहता आया है। वो शायद तुम्हें भी इस्तेमाल कर रहा है। मेरी बहन तालिया, उसकी जिंदगी तब्रेशा ने हड़ाप कर दी। उसकी इज्जत से खेला था तुम्हारा शोहर। शट अप। वो चीही तो तब्रेशा उसकी बात सुनता हुआ अंतर आया। तुम भी खुश नहीं रहोगे, तुमसे बदला लिया जाएगा तुम्हारे शोहर के इस अमल का। मैं इतनी ताकत नहीं रखता और ना हूँ कि तुम्हारे शोहर को कोर्ट में घसीटूं, लेकिन रब की ज़ात बहुत ऊंची है। देखें, आप जो कोई भी हैं, आप ऐसे मेरे शोहर पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तब्रेशा ने उसे फ़ोन खींचना चाहते वो पीछे हुई। ठीक है, नहीं यकीन तो कुछ भेज रहा हूँ, देख लो। अपने शोहर को बता देना, इंसाफ ज़रूर होगा। उसने फ़ोन काटते हुए तब्रेशा को देखते हुए बगैर अपना फ़ोन कनकारा। कौन था जो आप बताया? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, मन्नत। वो जान क्या था कि दूसरी तरफ कौन था, तो वक्त आ गया था। फ़ोन पर बेल बजते ही उसने व्हाट्सएप खोला था। वहाँ पर एक पूरा डॉक्यूमेंट था जिसे उसे खोल कर देती वो पढ़ती गई और साकत रह गई। मैंने बासत को कहा था, वो कह रहा था कि छोड़ जाऊंगा। वो कहकर खामोश हो गई। रुबाब, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? उसकी धीमी आवाज़ पर रुबैशा को फिक्र ला होगी। भाभी, जब आपको पता चला था कि रब्बुल आलमीन आपको हाजत से नवाजने वाले हैं तो आपको कैसा महसूस होता था? रुबैशा ने गहरी सांस भरी। वो तो उसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। मुश्किल दिन थे बहुत। तुम क्यों पूछ रही हो भाभी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, वो नम आवाज़ में बोली। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम? रुबैशा ने पूछा। मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, मेरा सर घूम रहा है। अभी वो कुछ कहती कि हाजिर के रोने की आवाज़ आने लगी। भाभी, आप देख लें हाजिर को, मैं बाद में बात। अब नहीं, तुम बताओ। तबीयत नहीं ठीक तो बताओ। बासत कहाँ है? उसे बुलवाओ। मैं बुलवाती हूँ उन्हें, आपसे बात होती है बाद में। ओके, कोई परेशानी हुई तो मुझे फ़ोन करना, बल्कि मैं तो हाजिर को सिलाकर फ़ोन करती हूँ। ओके। रुबाब ने फ़ोन रखा और वहीं पर लेटकर गहरे सांस लेने लगी। अभी वो बाहर जाने का सोचती कि फ़ोन बजने लगा तो वो मुतवज्जो हुई। बासत का फ़ोन था। उसकी आंखें नम हुई। कब से फ़ोन कर रहा हूँ, मुसलसल मसरूफ़ जा रहा है। कहाँ थी? तबीयत कैसी है अब? वो पेट सवाल पूछने लगा। रुबैशा भाभी से बात कर रही थी और तबीयत अब बेहतर है। ओके, सिर्फ फ्रूट्स खाओ, कुछ हैवी ना खाओ और दवा ली है? अभी वो बात कर रहा था कि रुबाब फ़ोन फेंकते वॉशरूम में गई। रुबाब, रुबाब। उसने फ़ोन काटा और इंतज़ार करने लगा। उसे घर जाना था। वो तेज़ी से ड्राइव करता वापस आया और दरवाज़ा बंद करता तेज़ी से अंदर गया, जहाँ वो वॉशरूम के बाहर पड़े हुए कोच पर बेहाल पड़ी थी। गहरी सांसें लेती, पसीने से तर वो हाँफ रही थी और बादल तेज़ी से उसके पास आया। उसका चेहरा थपथपा कर उसे बिठाते अपने साथ लगाया। चलो चलें अस्पताल। बासत, क्या हुआ है? कैसा महसूस कर रही हो? उसे बाहर तो बिल्कुल भी नहीं था। शायद उसने कुछ बुरा खाया था जो यूं उसे मतली हो रही थी। बासत के हिसाब से मेरा सर, उसने सर पकड़ते हुए कहा। तो बासत ने फौरन अलमारी से उसकी चादर निकाली और पीछे गोद में उठाते हुए बाहर गाड़ी तक लाया और गेट लॉक करते अस्पताल निकल